अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नबीहा इजवाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवर खाबर। और मंडे का आगाज जिस तरह से हो चुका है और नबिया खेल के मैदान से एक बहुत बड़ी हैपनिंग है, बहुत बड़ी खबर है। वीडियो वायरल हुई है, वीडियो भी वायरल हुई है, बिल्कुल, जो बड़ों को रुला दिया है क्योंकि लोगों के सबसे फेवरेट फुटबॉल स्टार रोनाल्डो को हमने बहुत ज्यादा उदास देखा, बहुत ज्यादा रोता हुआ देखा, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप है और यही उम्मीदें थी कि मेसी अर्जेंटीना से और फिर जो रोनाल्डो हैं वो पुर्तगाल से इनका शायद फाइनल होगा। और मराकश ने तो चने चबा दिए और सेकंड हाफ में लग रहा था कि रोनाल्डो कम बैक करेंगे, आएंगे, और उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश भी की, लेकिन ये सिर्फ मराकश का दिन था और जीत उनकी होनी ही थी। लेकिन जो वीडियो गर्दिश होती रही ऑन सोशल मीडिया, उन्होंने रोनाल्डो के फैंस की आंखों में आई एम श्योर कि वो आंसू जरूर लेकर आए होंगे, उनको इस तरह से मायूस देखा। ये मैच के कुछ मनाजिर भी हम आपके साथ शेयर करें, लेकिन जो मराकश है वहां पर जश्न देखा गया और उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली एवरीवेयर। और किस तरह से आवाज़ें शायकीन की जानिब से, जो शायकीन फुटबॉल थे उनकी जानिब से मुसलसल सुनने को मिलती रही। सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग मैच। और खुशी हमें आज महसूस ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि मराकश रोनाल्डो की पुर्तगाल स्पेसिफिकली ये लाजमी कहा जाता है, क्योंकि रोनाल्डो की जो टीम में शमूलियत है उसकी वजह से बड़ा मुश्किल होता है पुर्तगाल को मैच हराना, क्योंकि बहुत अहम प्लेयर हैं उनकी टीम के। तो पहली अरब, पहली अफ्रीकी और दूसरी मुस्लिम टीम है, तो फिर बहुत से जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, पूरा अरब है या पूरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन की जा रही है। कहा जाए कि रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स के सुपरस्टार है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, इस बात का कोई शक नहीं है। ऑन इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा फॉलोइंग वाली शख्सियत अगर कोई है तो वो रोनाल्डो है। सो बहरहाल इट वाज अ टफ मैच, लेकिन कांग्रेचुलेशंस टू द। और अब सबकी नजरें जो हैं वो सेमीफाइनल और फाइनल करीब आ रहा है। सो बेस्ट विशेस तमाम टीम्स के लिए। अनवर, आगे बढ़ते हैं और अब जरा टॉप स्टोरीज पर। दिसंबर अहम करार, शुजात, नवाज, परवेज, कुर्बतें शुरू। इमरान खान को नहली कार्ड, मुल्की सियासत नए दोराहे पर आ खड़ी है। फुटबॉल हंगामा, मराकश की जीत में खिलाड़ी खुशी के आंसू रोते रहे। रोनाल्डो गम की तस्वीर बने, आंसुओं के साथ ग्राउंड से रुखसत। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई कब खत्म होगी इम्तिहान की घड़ी, मुआशी जवाल अपने उरूज को पहुंच गया। मुल्तान टेस्ट, सबको पाकिस्तानी बैटर्स की कारकर्दगी का इंतजार। जीत सिर्फ एक पार्टनरशिप की मार, पहली बार मुस्लिम मुल्क का चांद। पहली बार मुस्लिम मुल्क का चांद पर लैंड करने वाला मिशन रवाना। और सर्दियों में कौन कौन से पौधे घरों में रखे जा सकते हैं और वायरल वीडियो भी होगी प्रोग्राम का हिस्सा। आज के शो में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, जहां इमरान खान असेंबलियां तोड़ने के दर पर हैं और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही असेंबली को थोड़ा और चलाना चाहते हैं, जिस पर काफी कंफ्यूजन नजर आ रही है। और इस बात का एतराफ वो इमरान खान खुद भी कर चुके हैं कि वो तो यही चाहते हैं कि असेंबलियां फौरन तोड़ दी जाए, लेकिन परवेज इलाही अभी बज़िद हैं कि असेंबली को थोड़ा सा और चलाया जाए। इस बात पे जो कंफ्यूजन है दोनों शायद एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे। और जो दीगर कुर्बतें बढ़ रही हैं, किस किस की कौन कौन करीब आ रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खान साहब की जो स्टेटमेंट है, रीसेंट स्टेटमेंट, वो आपके साथ शेयर करते हैं। छोड़ के गए तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश यह है कि मैं अपनी कौम को इसको आगाह भी करूं, इसकी तरबियत भी करूं, इसको एज आपका एक बड़ा हो के आपके एजुकेट भी करूं कि ये हुआ क्या हमारे मुल्क। ये जब खसारा छोड़ के गए थे तो जो पेट्रोल, जो तेल है, जो असल वजह है कि हमारा जो खर्चा, हमारे डॉलर क्यों कम होते हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट बाहर से होती है, जो हम बाहर से खरीदते हैं, वो है तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इनके दौर में तकरीबन आधी कीमत थी तेल की आलमी मंडी में। जब हमारी बारी आई तो ये समझ जाएं कि ये तेल की कीमत, ये जो कोरोना से कि जब कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस हुए हैं, तो हमारे दौर में इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट थी वो आपने सुनी। अनवर, दूसरी जानिब ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नवाज है, उनके लिए आसानियां थोड़ी सी बन रही हैं। खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार किए हुए सलमान शहबाज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से डेली मेल को मुआफी मांगना पड़ी है। बिल्कुल, और जो राना सनाउल्लाह पर एक बदनाम ज़माना मंशियात केस था वो भी उससे बरी हो गए हैं
और नवाज शरीफ की वापसी की तारीख भी जल्द मिलने का इम्कान का इजहार किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो चौधरी बरादरान हैं वो भी एक बार मरकज़े निगाह बन चुके हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि हुकूमत ने भी नाजरीन आउट ऑफ द बॉक्स अब राब्ते शुरू कर दिए हैं। किस किस के राब्ते हो रहे हैं ये अभी मुअम्मा ही है। नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग काफ के ताहाल रहनुमाओं चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान जो सियासी अनवार कुर्बतें हैं वो बढ़ने लगी हैं, लेकिन क्या कोई डील भी हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रही है, कुछ कन्विंस किया जा रहा है, ये अभी कंफर्मेशन। बड़ी अहम मुलाकात हुई नवाज शरीफ की चौधरी सालिक हुसैन से यूके में ही, जहां इतलात ये हैं कि काफिले के 6 अरकान बगावत भी कर सकते हैं। लंदन में जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि सियासी बैठकें उरूज पर हैं, चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात हुई, जबकि चौधरी हुसैन और परवेज इलाही में भी खबरें यही हैं कि राब्ता बहाल हो रहा है। बिल्कुल, और जो सारा मामला है वो चौधरी परवेज इलाही के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक मर्तबा फिर से वो मरकज़े निगाह बने हुए हैं। बस कंफर्म होना बाकी है कि जो परवेज इलाही साहब हैं वो किसकी तरफ घूमेंगे और किसकी साइड पर होंगे। ये मुअम्मा कुछ ही दिनों में शायद सॉल्व हो जाएगा। बहरहाल बात करते हैं रहनुमा पीटीआई अमजद खान नियाजी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। तो परवेज इलाही साहब एक मरतबा फिर से मरकज़े निगाह बने हुए हैं, उनको बहुत अहमियत हासिल है पाकिस्तान की सियासत में। क्या ख्याल है आपका? अब ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, खान साहब असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, परवेज इलाही थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? नबिया, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि खान साहब ने जो पिछले दिनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले जो है परवेज इलाही साहब खान साहब से मिले और परवेज इलाही साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बयान दिया अपने वीडियो पैगाम में भी, बल्कि मोहनिस इलाही ने भी दिया कि हम खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक जैसा वो कहेंगे हम वैसा करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने जो आज हमें चीफ मिनिस्टर बनाया है ये खान साहब के मेहरबानी से बने हैं। तो यकीनन वो अपने अल्फाज पे खड़े रहेंगे अपनी कमिटमेंट के साथ। वो समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो सियासी बसीरत है या इस वक्त जो वक्त का तकाजा है यानी कि न्यू इलेक्शन, उसमें हमें जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है वो तेजी से कोलैप्स कर चुकी है और उसका वाहिद हल इस सारे सिनेरियो में कि हमने वापस अपने ट्रैक पे किस तरह आना है वो है इलेक्शन। पूरी कौम इलेक्शन देख रही है, लेकिन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के जो पुचारी कह लें कि वो समझते हैं कि हमें इन सीटों से चिमटे रहना चाहिए और पता नहीं वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं, सिवाय पाकिस्तान को तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन NRO2 जरूर उन्होंने लिया है, जिससे आज वो अपने तमाम केसेस जो है चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के हों, चाहे नैब से हों, चाहे FIA से हों या मुख्तलिफ जहाँ पे उनके केसेस ऑलरेडी 1100 अरब रुपए के चल रहे थे, वो वहाँ से एक्विटल हासिल करना चाहते हैं जरदारी समेत, जिसे वो कल मिस्टर 10% के नाम से याद करते थे और सड़कों पे घसीट रहे थे। आज वो एक दूसरे से घी शक्कर बन चुके हैं। तो आप देखें कि उनका वाहिद मकसद को पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ लाना नहीं है, बल्कि अपनी जाती मफादात के लिए चिमटे रहना उनका बेसिक नुक्ता नजर है। ठीक है, अब जैसा चौधरी सालिक हुसैन की भी लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, चौधरी शुजात का एक अहम पैगाम वहां पर पहुंचाया गया। आप इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं? और सेकेंडली ये बताइएगा, क्या ये पैगाम परवेज इलाही की वजारत आला से मुतल्लिक भी हो सकता है? मैं कुछ चौधरी साहब का स्पोक्समैन नहीं हूं, क्योंकि चौधरी साहब बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके साथ पहले से खड़े हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि दोनों खानदान जो है वो फैमिली जो है एक ना हो, लेकिन सियासी तौर पे मैं समझता हूं कि उनका ये स्टांस बहुत बेहतर था परवेज इलाही साहब के साथ का कि जी वो इमरान खान के साथ खड़े थे। अगर वो बिट्रे करेंगे यकीनन पॉलिटिकली शायद वो कुछ दिनों के लिए आगे ले जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो समझदार आदमी है, वफादार आदमी है, वो कभी भी डिच नहीं कराएंगे इमरान खान को या पाकिस्तान की आवाम को। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि खान साहब बज़िद हैं मुसलसल इंतखाबात के हवाले से। अब असल बात ये है
कि क्या असेंबलियां की जो मुद्दत है वो पूरी होने में अब कुछ ज़्यादा वक्त तो नहीं रह गया है, लेकिन खान साहब 3 या 4 माह के फ़र्क से जल्द इंतखाबात चाहते हैं। तो ये बात कोई आपको लॉजिकल इतनी लग रही है? इतना इंतज़ार किया जा सकता है? फिर क्या ऐसे जिद मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, सियासी जो इंस्टेबिलिटी है, थोड़ा सा इंतज़ार किया जा सकता है? नबिया, जिद नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गैर यकीनी या मुस्तहकम हालात नहीं है, उसकी बुनियादी वजह इंटरनेशनल डोनर्स का पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे एतमाद हासिल नहीं है उनको। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मुल्क और पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस गवर्नमेंट पे एतमाद करने पे तैयार नहीं है। तो इस सारे क्योस से बाहर निकलने का वाहिद हल एक ही है कि हम नए इलेक्शन जो साफ और शफाफ हो, ताकि पाकिस्तान की जो लेकिन सारा कैओस क्रिएट करने के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप एक वजह नहीं समझते हैं? चीनी सदर का दौरा हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर इक़्तिदार की जानिब रवा होती है, सऊदी वली अहद ने आना हो तो पाकिस्तान के हालात ठीक दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अगर कम से कम जो सियासी स्टेबिलिटी है अगर वो होगी तो शायद अहम दौरे भी होंगे, कोई अच्छी खबरें भी आएंगी, आप नहीं समझते? हमने कहां पे रुकावट डाली है? मुझे कोई एक ट्वीट दिखा दें। आपको याद होगा चाइनीज जो एम्बेसडर थे, तो वो उससे पहले जब 2014 की आप बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बयान दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कोई ऐसा अमल नहीं है जब वो खुद नहीं आए। और इसके बाद MBS जो है उनका भी अगर सऊदीन सफारत खाने का आप बयान उठा के देख लें तो उन्होंने कहा हमारा शेड्यूल ही नहीं है। तो इसमें आप अगर मतलब मीडिया अगर ये कहे कि जी हम रुकावट हैं मईशत की बेहतरी में, तो अफसोसनाक बात है कि हम वो वाहिद पार्टी हैं जो रजीम चेंज से पहले हमने एक बात की थी कि इसको ना छेड़ा जाए, क्योंकि फिर आपकी जो इस वक्त स्टेबल है इकोनॉमी और ग्रो कर रही है, इसको छेड़ने का मतलब है कि आप कोलैप्स की तरफ चले जाएंगे। और वही हुआ कि आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो एक बहुत बुरी तरह दलदल में फंस चुका है। और उसकी बुनियादी वजह जो है इन हुक्मरानों की नालायकियां हैं और लल्ले तल्ले हैं, क्योंकि हमेशा एक बैलेंस किया जाता है कि आपका जहां पे हम GDP खुद इनका इकोनॉमिक सर्वे आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें हमारी कारकर्दगी को उन्होंने कहा था कि 6% पे ग्रो कर रही है। ठीक है, अब जैसा ये बताइएगा, अब असेंबली में वापस जाने की राह हमवार करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जरा ये बता रहे हैं कि शायद इस बात पर भी गौर फिक्र शुरू कर दिया गया है, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात की जाए उनको लेकर भी काफी तहफुजात हैं PTI के। मैं नहीं समझता कि मैं जाती तौर पे अपनी बात करूं कि नेशनल असेंबली में वापस जाना चाहिए, और मेरे ख्याल में ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है एक तो B टीम है, और इलेक्शन कमीशन ने अपने कॉन्डक्ट से ये साबित किया है कि वो किसी की फेवरेट है। हालांकि इदारे का काम जो है वो सबके दरमियान इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इयादा करती है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन जाती तौर पे शायद इलेक्शन कमीशन को अपनी बांदी समझते हैं, और इस वजह से वो वहां पे मनमानी कर रहे हैं और वो फैसले कर रहे हैं जो PDM की सोच है, जो PDM चाह रही है उसी के मुताबिक वो इस इलेक्शन कमीशन को चला रहे हैं, जो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ आवाम। लेकिन अगर आप भी असेंबली में नहीं जाएंगे तो फिर जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी PTM की मर्जी का आएगा। यही सारा सिनेरियो को देखते हुए हम जो है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी हमने एक सोच दी, हमने टाइम दिया है इस गवर्नमेंट को कि आप मुल्क के अंदर फस्तायत का निज़ाम ना लाएं, क्योंकि इससे गैर यकीनी की सूरत हाल मजीद गहरी होगी, कोई इस्तेकाम नहीं आएगा। मैंने कहा कि उसके लिए हमने इनको टाइम भी दिया कि इस जो आने वाले इलेक्शन को अगर आपने साफ और शफाफ बनाना है
तो फिर कुछ चीजों पे उसके लिए भी तो आप देखें ना खान साहब, मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ेगी। बहरहाल जो पूरी इस वक्त सिचुएशन है, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो तोशाखाना केसेस में नई से नई इंकशाफात हो रही है, ऑडियो लीक्स का मुल्क में सिलसिला जारी है, और दूसरी जानिब जिस तरह से हुकूमत को केसेस में रिलीफ मिल रहा है, और रिलीफ भी एक ऐसे वक्त में मिल रहा है जब ये खुद हुकूमत में है। आज़ाद और दुरुस्त फैसलों का तासुर तो उस वक्त मजबूत होता है जब यही फैसले तहरीक इंसाफ के दौर में आते हैं, और आप देखें कि शहरियार आफरीदी कस्में उठाकर राना सनाउल्लाह साहब की मंशियात फरोश साबित करते रहे। तो किस तरह से आप ये पूरा मंजरनामा तब्दील होता हुआ देख रहे हैं? नबिया, यही तो हम NRO 2 का जो कौम के सामने जो चीजें रखी हैं, तो ये उसकी अक्कासी कर रहा है कि आज वो केसेस जिनके ऊपर अदालतों ने फैसले देने थे, उन इदारों ने, मैं समझता हूँ, केसेस से वो जान निकाल रहे हैं, बल्कि गवाहान को जो है वो साइड लाइन किया जा रहा है या वहां पे वो अपने बयानात से मुकर रहे हैं। तो यकीनन उन पे किसी ना किसी तरह दबाव डाल के विटनेसेस को साइड लाइन करके अपने वहां से बरियत का जो है वो अदालतों से सर्टिफिकेट ले रहे हैं। तो हम ये तो साबित कर रहा है कि ये वाकईतन को पाकिस्तान के मफाद की तो नहीं, ये तो अपनी जाती मफाद, जाती वेंडेटा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीटीआई अमजद खान नियाजी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि असेंबली में वापस जाया जाए, और अगर यकीनी तौर पर असेंबली में वापस नहीं आते तो फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से वो बात कर रहे हैं तो वो कन्फ्यूजन स्टिल बरकरार रहेगी, और अगेन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट किया जाएगा वो पीडीएम की मर्जी से सेलेक्ट किया जाएगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे आफ्टर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो एक महंगाई की लहर है और जिससे अवाम इस वक्त पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अनवार, जब भी प्रोग्राम में बात होती है ना हमारी सोसाइटी के हवाले से, माशरे के हवाले से, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके हवाले से, तो मेरा हमेशा जो कंसर्न है वो रहता है कि पाकिस्तान में चूंकि बेसिक एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से जो दीगर मसाइल हैं, जब आपकी जो जनरेशन है, जो नौजवान नस्ल है, जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनको अवेयरनेस नहीं आएगी, तो वो कैसे हमारे मुल्क के मसले सॉल्व होंगे। लेकिन जनाब, तालीम तो वो तब हासिल करेंगे, अवेयरनेस तो वो तब हासिल करेंगे जब उनका बेसिक पूरा हो रहा होगा, यानी कि जब उनको खाना एक टाइम का मिल रहा होगा। हमारे यहाँ तो अनवार इस चीज के लाले पड़े हुए हैं, जो गरीब तबका है वो तो इसमें ही पिसता हुआ दिखाई दे रहा है और महंगाई का रोना रोता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो रिसेंट सर्वे हुआ है इन पाकिस्तान एप्सॉस, इसमें जो लोगों की राय सामने आई है उसमें सबसे जो बड़ा मसला है अवाम का वो महंगाई है। और ये हम जिक्र रोज सुनते हैं, और ये हम आज से नहीं सुन रहे, हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी यही सुनते आए हैं कि महंगाई है, और ये अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जो लोगों की कुव्वत खरीद है वो बहुत ही कम हो गई है। और सिर्फ हम लोअर क्लास की बात नहीं कर रहे, जो मुतवस्सित तबके हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और पाकिस्तान में भी जिस तरह से नबिया ने कहा है, जो सर्वे सामने आया है, पहले 40% लोग थे जो कहते थे कि महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, और अब ये तादाद इतनी बढ़ गई है कि 49% लोग अब ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि हुकूमत भी गरीब है, अवाम भी गरीब है, पास पैसे भी नहीं है। हुकूमत भी यही बात करती दिखाई देती है कि जगह जगह कशकोल लेकर उन्हें जाना पड़ता है। मौशी तजियाकार ज़फ़र मोतीवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की मईशत कब ठीक होगी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। महंगाई का जो एक सिलसिला था वो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से वो शुरू हुआ था, जब अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने लगी, और आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी ये मामला कंट्रोल में नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट इस पर काम नहीं कर पा रही। देखिए, काम इसलिए नहीं कर पा रही कि जो फूड सिक्योरिटी हम अपने आप को कहते थे पाकिस्तान में कि फूड सिक्योरिटी है, हम अपना अनाज पैदा कर सकते हैं, वो खत्म हो गया है। उसकी मेन वजह तो एक तो क्रॉप फेलियर तो है ही है, खाद का ना मिलना, और दूसरा भी है, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि हमारे जैसा छोटा मुल्क, इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई है इस छोटे मुल्क में कि जाहिर है कि उसको फीड करना, उसको अनाज देना मुश्किल हो रहा है। तो अब आप देखिए कि जो
मैं आपके प्रोग्रामों में, कई प्रोग्रामों में जब मैं बोलता था कि सिंगल डिजिट का इन्फ्लेशन ये कह रही है हुकूमत, जो भी हुकूमत थी उस टाइम, या वो मैं उस टाइम भी कहता था कि भाई 12 से 15% इन्फ्लेशन है। अब तो हुकूमतें खुद कह रही हैं कि 25% इन्फ्लेशन, 25 से 30% इन्फ्लेशन। तो महंगाई तो यानी इसको अब छुपा ही नहीं सक रही कोई हुकूमत कि भाई वो कह दे कि भाई नहीं महंगाई नहीं है। एक हुकूमत आई थी जिसमें लोगों को महंगाई का असर नहीं पड़ रहा था, परवेज मुशर्रफ का जो टाइम था ना, वो ऐसा था कि जिसमें महंगाई कंट्रोल हो गई थी। हमको सब्सिडाइज ऑयल भी मिल रहा था, अनाज भी सस्ता था, अपना वेजिटेबल्स, फ्रूट सब सस्ते थे, और लोगों की जो ताकत थी खरीदने की वो बढ़ गई थी। अब जो है ताकत खरीदने की बतदरीज कम हो रही है और प्राइसेस जो है वो ऊपर से ऊपर जा रही है। अच्छा जफर साहब, जब हम सुनते हैं मौजूदा हुकूमत को, वो सारा मलबा गुज़श्ता हुकूमत पर डालते हैं, पीटीआई के दौरे हुकूमत पर डालते हैं। पीटीआई वाले कहते हैं कि मुल्क जो है वो हम ठीक हालात छोड़कर गए थे, इन्होंने हालात इतने बिगाड़ दिए हैं। तो आप समझते हैं कि जो ये एक सियासी तंजबाजी भी चल रही है और एक जो अनस्टेबिलिटी भी चल रही है, जब तक ये बेहतर नहीं होगी, जब तक ये मुस्तहकम नहीं होगी, जो हमारी माशी सूरत हाल है, हम उसको बेहतर कैसे कर सकेंगे? देखें, ये जो जंग चल रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रही है, जो अफरा तफरी कर रही है हुकूमतें, ये अब लोग तंग आ गए। लोग परेशान हैं, रोटी के लिए लोग परेशान हैं, चीनी के लिए लोग परेशान हैं, हर किस्म के अनाज के लिए। और ये यहाँ पर उधम पछाड़ चल रही है कि भाई ये इसने किया न, वो इसने किया न, अभी हम धरना दे रहे हैं न, मरना दे रहे हैं। लोग है ना परेशान है दूसरी चीजों पर। देखिए, मैं कई मरतबा कहता हूं कि ये जो अभी मसाइल पाकिस्तान के हैं, इसमें हमको पॉलिटिकल क्राइसिस का चाशनी नहीं डालनी चाहिए। इसमें हमको यानी ये समझ लेना, ये इस गोश्त को गलाने की कोशिश में पॉलिटिकल क्राइसिस को ज्यादा नहीं डालें। आप तो पहले मईशत को संभालें, 24 करोड़ अवाम को संभालें। अभी तक तो सेंसस नहीं हुआ, अभी तक लोग कह रहे हैं 22 करोड़। बाबा 7 साल से क्या 3 करोड़ और नहीं बढ़ गए क्या? अब हम 25 करोड़ अवाम पर नहीं खड़े होंगे? उस वजह से अभी आपने मुझे इन किया तो आप एजुकेशन की बात कर रहे थे। इस 25 करोड़ में से 15 करोड़ अनएजुकेटेड अनस्किल्ड है। वो कहानी भी अब आप खत्म करें कि हमारी पॉपुलेशन जो है 30 साल से छोटी है। 30 साल से छोटी हो या 50 साल से बड़ी हो, अगर एजुकेटेड नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, तो फिर इस मुल्क का चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो जफर साहब, लेकिन आप जिस तरह से आप यकीनी तौर पर आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा बेसिक इशू है वो यही है कि मर्दमशुमारी नहीं होती, या जब होती भी है तो उस पर भी इतने तनाज़ात खड़े हो जाते हैं कि आए ठीक हुई है या नहीं हुई। जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि 15 करोड़ के करीब लोग मौजूद हैं, अनस्किल्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, लेकिन जो लोग स्किलफुल हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी हमारे पास जॉब्स नहीं हैं। तो इसी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना। आप देखिए, अभी बीच में कैम्ब्रिज के टेस्ट में पाकिस्तानी बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो उनकी क्वांटिटी क्या है? 600, 700, 800, 1000। अब उस 1000 लोग में से भी 70% आप समझ लीजिए कि वो निकलना चाह रहे हैं इस मुल्क से। वो फर्दर एजुकेशन उनकी बाहर होगी और वो बाहर ही चले जाएंगे। अब वो जो हमको रिमिटेंस जो सांस लेने दे रही थी हर वक्त पाकिस्तान को, वो रिमिटेंस भी कम हो रही है, क्योंकि उनको उनके मुल्क में वो जो स्किल्ड बच्चा है, जो एजुकेटेड है, जो अपना कमा रहा है, वो अब रिमिटेंस नहीं कर सक रहा, वो फैमिलियां रिमिटेंस नहीं कर सक रही, क्योंकि वहां पर भी हालात खराब है। अब आपने और हमने अगर आप देखें मायशियत में, तो मैंने अपनी लाइफ टाइम में 7, 6.5% तो ना यूनाइटेड स्टेट में इंटरेस्ट रेट सुना था, ना कनाडा में सुना था, ना यूके में सुना था। यूके की इन्फ्लेशन तो हमेशा 0 रही है। अभी आप यूके की इन्फ्लेशन वो खुद कह रहे हैं कि 9-10 हो गई है, 11 भी कह रहे हैं कई लोग। तो ये अगर हो रहा है, इसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो हम किस खेत की मूली हैं? अब ये खबर आ गई थी कि भाई ये 4 पॉइंट यानी 400 बेसिस पॉइंट बढ़ाने वाली है हुकूमत इंटरेस्ट रेट। उससे आपकी महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन हुकूमत मरे क्या ना करे, उनको IMF ने ऐसी डिक्टेशन दे रहे हैं, ऐसी सख्त चीजें ला रहे हैं कि वो मजबूर हो गए।
अगर 20% यहाँ इंटरेस्ट रेट हो गया और काइबोर के साथ ठीक जफर साहब एक और जो मसला है, हर हुकूमत के साथ हम देख रहे हैं, किसी पर कोई ब्लेम नहीं डालते हैं कि कोई एक प्रॉपर नेशनल पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से बार बार कर्जे उठाने पड़ते हैं, IMF के प्लान में मुसलसल उलझे हुए हैं, कर्जों की तरफ देखना पड़ता है, जो दोस्त ममालिक है उसके लिए उनसे मौजूदा हुकूमत जो है वो कर्जा या मदद मांग रही है। तो किस तरह से अवाम बाहर निकलेगी, या महंगाई कम होगी, या मुल्की जो हालात हैं वो बेहतर होंगे? देखिए, बेहतर होने का जो तरीका है वो यही है कि हम जो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो पहले थी PTI से पहले, उसको वापस रीबिल्ड करें। उसमें हम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, आप यकीन करें कि 4 जो कंट्रीज हैं उधर से 80% हमारी रिमिटेंस है। UAE, सऊदिया, UK और अमेरिका। आप बाकी कंट्रीज की जगह ये 4 कोई अगर संभाल लेते हैं, इन चारों से आपके ताल्लुकात सही रहते हैं, तो आपकी मईशत भी थोड़ी बहुत चलने लगेगी, आपकी हुकूमतें भी स्टेबल हो जाएंगी, तो आप कोई किस्म के क्राइसिस से निकल आओगे। आप मिडवे पॉलिसी चेंज करोगे कि कभी टर्की की तरफ देख रहे हो, कभी मलेशिया की तरफ देख रहे हो, कभी इसको कह रहे हो कि इंडिया के खिलाफ आप खड़े हो जाओ हमारे लिए, और ये अब खत्म करें। अब आपको इंडिया से भी दोस्ती दोबारा करनी पड़ेगी। जी ठीक है, लेकिन जफर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं कि अगर हमें अपने मुल्की मामलात बेहतर करने हैं, मईशत को बेहतर करना है, एनर्जी सेक्टर पर काम करने की जरूरत है। गर्मियों में जिस तरह की लोड शेडिंग का हम सामना करते हैं, इंडस्ट्री तबाह हो रही है, सर्दियां आती हैं, गैस का बहरान शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरत है एनर्जी सेक्टर पर काम करने की, ताकि हमारी इंडस्ट्री चले, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो, तभी हम IMF से निकल सकेंगे, तभी हम दूसरे मुल्कों से पैसा मांगना बंद कर सकेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक प्रोग्राम में मैं था, एक बड़े अच्छे बंदा जो इन चीजों में एनर्जी को समझता है, वो उसने ये कहा कि हमारी तो अभी तक इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी ही नहीं है। यानी आप देखें, ये जो सर्कुलर डेट है वो एक दूसरे के गले पकड़ते हैं। हमें चाहिए था कि स्वी नॉर्दर्न, स्वी साउदर्न, के इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो एनर्जी के ऑयल के इंपोर्टर्स, उन सबको मिलकर एक पॉलिसी बनानी होगी कि भाई गैस इस टाइम से, अभी देखें फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि गवर्नमेंट को इतनी रियलाइजेशन हो गई कि गैस को कंज्यूमर को दे रहे हैं, ठीक है आप इंडस्ट्री को नहीं दे रहे, पर कंज्यूमर में भी अब आपको रैशनिंग करनी पड़ेगी। आपको रात को 6 बजे मार्केटें बंद करनी पड़ेंगी, आपको डे लाइट की सेविंग करनी पड़ेगी। ये सब अब जो प्रोग्राम इंटरनेशनली चलते हैं दुनिया में, वो आपको भी अब रियलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसी तरह परेशानियों में रहेंगे। लेकिन जफर साहब, क्या ये हल है कि हम मार्केट्स जल्दी बंद करें? कारोबार पहले ही मुतासिर है। ये कड़वा घूंट तो लेना पड़ेगा सर। बिल्कुल लेना पड़ेगा। कारोबार मुतासिर है तो कारोबार में जो लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं उनको भी अब रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई 12 बजे मार्केटें खुलवा कर रात के 11 बजे तक नहीं चलेगी। आप भी 9 बजे निकलो, आप भी अपना सुबह अपना जो भी चीजें खरीदनी है, कारोबार में बरकतें लानी है, तो आपको भी सुबह उठना पड़ेगा। वो आरदेश कावत जी बड़ा अच्छा लिखते थे कि हम करते हैं, हम अमेरिका से ऊपर जाएंगे। अमेरिका सुबह 6 बजे उठता है, यहाँ पर कोई मार्केटें 12 बजे से पहले खुलती नहीं है। आप कोई चीज लेने जाएं तो आपको कहते हैं कि भाई मार्केटें है ना 12 बजे बाद खुलेंगी, और सर 5 बजे बंद हो जाती हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ 5 बजे जो बाजार है, जो मार्केट्स है, वो उनका पीक टाइम स्टार्ट होता है। बहुत शुक्रिया जफर मोतीवाला साहब, हमारे साथ इन सेशन थे। तो ये अनवार, कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा, सख्त पॉलिसीज का बनना और उन पर इम्प्लीमेंट होना ये हुकूमत को करना पड़ेगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो आई थिंक गवर्नमेंट का बड़ा कामयाब स्टेप होगा। लेकिन ये कड़वा घूंट जो है शायद फिर अवाम को ही भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसीज हमें दुरुस्त समत में जाती दिखाई नहीं दे रही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और कुछ बात करेंगे टेस्ट मैच के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। दुनिया के सबसे मकबूल खेल फुटबॉल वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला अब अपने इख्तिताम की जानिब गामजन हो चुका है और सेमीफाइनल लाइनअप भी मुकम्मल हो चुका है। सेमीफाइनल मुकाबले मंगल और बुध को होने जा रहे हैं, जहां फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल अर्जेंटीना और क्रोएशिया के माबैन होने जा रहा है 13 दिसंबर को, जबकि दूसरे फाइनल में दिफाई चैंपियन जो फ्रांस हैं और मोरक्को जिन्होंने रोनाल्डो की पुर्तगाल को अपसेट शिकस्त दी है,
ये टकराएंगे। बिल्कुल शिकस्त ही है, और उसके साथ साथ पहली अरब मुस्लिम टीम है मराकेश ऑब्वियसली जो पहुंचेगी सेमीफाइनल तक, और बड़ा अपसेट हो गया। हमने देखा किस तरीके से जो रोनाल्डो थे वो भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके, बड़े मनाजिर, बड़े इमोशनल मनाजिर थे, अफसरदा थे ऑब्वियसली। लेकिन दूसरी जानिब जो मराकश की एक्साइटमेंट थी और जो उनकी टीम, उनके जो सपोर्टर्स थे, ऑब्वियसली वहां पर जश्न का समा था। बहरहाल अब ज्यादा इंतजार नहीं है, फुटबॉल का जो आलमी चैंपियन है कौन होगा इसका फैसला 18 दिसंबर को हो जाएगा। और कौन सी टीम, जैसे कि अनवार ने शेयर किया, जो सेमीफाइनल में पहुंच रही है, सो मे द बेस्ट टीम विन। लेट्स सी किस तरह का टाकरा होता है। बात करेंगे इसी पर, लुत्फी साहब साबिक कोच पाकिस्तान फुटबॉल टीम हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो सेमीफाइनल के लिए अब तो टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं, कैसा मैच आप देखने वाले हैं? फाइनल के लिए कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? थैंक यू वेरी मच कि आज सुबह ही आप सबसे मुलाकात हो गई। डेफिनेटली पाकिस्तान फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो आखिरी मरहल में है और जो सबसे शानदार मैचेस होते हैं अमूमन किसी भी कंपटीशन के, वो या तो क्वार्टर फाइनल्स होते हैं या सेमीफाइनल्स होते हैं। निस्बतन फाइनल जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात से खेला जाता है ट्रॉफ़ी के लिए, तो इतना लोग एंजॉय नहीं कर पाते उस मैच को। आज अब जो 2 सेमीफाइनल होने वाले हैं उसमें क्रोएशिया खेल रहा है अर्जेंटीना से, और गालिबन मोरक्को जो फ्रांस खेलेगा मोरक्को से। तो हाँ, फ्रांस खेलेगा मोरक्को से। तो मेरा ये ख्याल है कि 2 जो टीमें हैं फ्रांस और अर्जेंटीना, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये दोनों फाइनलिस्ट टीम है, ये दोनों फाइनलिस्ट टीम है। अलबत्ता हमें तारीफ़ करनी चाहिए उसकी मोरक्को की कि उसने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए, लेकिन मोरक्को छोटी टीम नहीं है। मोरक्को कई दफ़ा अफ्रीका की चैंपियन टीम है, अमूमन वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके टूर्नामेंट खेलने भी आती है, लेकिन इस दफ़ा उनकी बहुत शानदार कारकर्दगी है। और ख़ुसूसन मैं ये कहूँगा कि एज ए टीम तो पूरी अच्छी खेल रही है, लेकिन गोलकीपर की बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस है। जी ठीक है, जिस तरह से गोलकीपर का भी आप जिक्र कर रहे हैं, यकीनी तौर पर एक मुनफरिद रिकॉर्ड है उनके पास कि अभी तक सिर्फ 1 गोल ही स्कोर हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शानदार रिकॉर्ड है उनका। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में आप किस तरह से देख रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर बात की जाए, उन्हें उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरह से होना चाहिए। वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा मार्का था, और वर्ल्ड कप के जो चाहने वाले, फुटबॉल के चाहने वाले हैं, रोनाल्डो के चाहने वाले हैं, करोड़ों मद्दाह हैं, वो इस वक्त काफी अफसरदा नजर आ रहे हैं और उनको काफी मिस कर रहे हैं कि उनका आखिरी यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप था जिसमें वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। देखें जनाब, असल में ये जो टॉप स्टार्स होते हैं या दुनिया के टॉप लेजेंड्स होते हैं ना, उनको हैंडल करना वो कोचेस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो अपने कैरियर के अख्ताम पे अमूमन प्लेयर जो हैं, बहुत कम प्लेयर होते हैं जो मैसी का मिजाज रखें, लेकिन रोनाल्डो जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट प्लेयर हैं। उनको हैंडल करना किसी भी कोच के लिए बहुत आसान नहीं होता। उनका प्रीवियस हिस्ट्री जिन जिन क्लब्स के साथ है वहाँ उनके इश्यूज़ आए और उन्होंने फिर क्लब को लेफ्ट किया। तो अब यहाँ पर भी वर्ल्ड कप में भी ये इशू आया। अब कोच अगर अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक उनको खेल के किसी और हिस्से में खिलाना चाहते हैं तो ही शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर ये नहीं हो सकता कि वो उसकी मर्जी से कोच जो है वो उसको खिलाएगा, तो ये इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं प्लेयरों के साथ। अब उसको वही हाईलाइट किया गया है और सारी दुनिया में प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी रोनाल्डो को नहीं खिलाने की वजह से टीम बाहर हो गई। ऐसा मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं है। इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं और ये नॉर्मल बात है, और डेफिनेटली उनको टैकल करना बहुत मुश्किल हुआ और वो बदकिस्मती से बाहर भी हुआ। अच्छा तारिक साहब, ओवरऑल अगर हम पूरे टूर्नामेंट का जायजा लें तो आपको लगता है कि जो मोस्ट फेवरेट टीम्स थी वो भी टूर्नामेंट से आउट हुई, जिनके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो पहुंचेंगी, स्ट्रॉन्ग थी, मोस्ट फेवरेट थी। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्राज़ील का तस्करा कर रही हूँ, तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन ब्राज़ील भी सेमीफाइनल में अपनी जगह नहीं बना पाई। तो किस तरह से ओवरऑल आप इस पूरे टूर्नामेंट को और पूरे मैचेस को देखते हैं ओवरऑल? देखिए, ये पहला वर्ल्ड कप है जिसको मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत ज़्यादा अपसेट्स हुए इसमें, और बहुत बड़ी बड़ी टीमें, जर्मनी 4 दफ़ा का वर्ल्ड चैम्पियन है वो बाहर हो गया, ब्राज़ील 5 दफ़ा का वर्ल्ड चैम्पियन है वो बाहर हो गया, 10-12 साल पहले स्पेन जो है ना वर्ल्ड चैम्पियन था वो भी बाहर हो गया। तो इस तरह से ये बहुत सारे अपसेट ज़रूर हुए हैं। इससे एक बात जो ना वो मुझे अच्छी नज़र आती है कि दुनिया की जो फुटबॉल है, प्रोफेशनल फुटबॉल,
वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 32 टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं, ये 4 टीमें बहुत फेवरेट हैं, बाकी सब टीमें इतनी फेवरेट नहीं हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्वार्टर फाइनलिस्ट तमाम टीमें, और बल्कि प्री क्वार्टर मरहले में भी तकरीबन 12-13 टीमें ऐसी थीं कि जिनके अंदर वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत थी। तो ये एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के दुनिया भर में फुटबॉल का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत शानदार हो रहा है। ठीक है लुत्फी साहब, ये बताइएगा जो पाकिस्तानी फुटबॉल टीम है उसका फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं? आप कोचिंग कर चुके हैं पाकिस्तानी फुटबॉल टीम की, हम कब तक इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेंगे? हमें कितना वक्त दरकार है? हम किन मुश्किलात का शिकार हैं? किबला, मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं ज़रूर इसमें शेयर करूंगा आपसे। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की बात करूं, 2004-05 में हम इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम खेलने के लिए वहाँ गए थे सऊदी अरेबिया, और वहाँ पे हमारा पहला मैच जो है ना मोरक्को के साथ था, आज जिसका चर्चा सारी दुनिया में है कि उसने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। तो पाकिस्तान टीम जब वहाँ पर मोरक्को से खेली थी तो इट वॉज ए वेरी डिफ़िकल्ट मैच फॉर मी एज ए कोच, लेकिन हमने उस मैच को प्लान करके खेला और आप यकीन माने कि 82 से 84 मिनट तक मैच 0-0 था मोरक्को से पाकिस्तान का। आप इस बात को बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके टेलीविज़न पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस काबिल था 2004-05 में कि वो मोरक्को जैसी टीम को 80-85 मिनट तक ड्रॉ खेला, और आखिर में जाफर खान को चोट लगी, एक कॉर्नर किक पे उस पर वो ज़ख्मी हुआ तो पहला गोल हुआ और 2 मिनट के बाद दूसरा गोल हुआ, तो मोरक्को हमको सिर्फ 2-0 से जीत सकी थी। तो पाकिस्तान का जो मुल्क है उसमें पोटेंशियल बहुत है, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, कोचेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि अब हम एनसी और पीएफएफ खेलना बंद कर दें। हम बार बार एनसी यहाँ पर आती है, वो अपनी ऑपरेशन करती है, फिर उसके बाद एक एनसी को फारिग करके दूसरी एनसी को यहाँ पोस्ट कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान डिजर्व करता है कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, ताकि जल्द से जल्द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन काम में आ जाए, और ताकि लोग जो है ना फिर फुटबॉल के ऊपर मेरिट को मद्देनजर रखते हुए काम करें। तो इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरह सर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट भी रहा और पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर कौन से वो रीजंस थे? आपको लग रहा है कि उन पर काम हो रहा है, तरजीहात बदली हैं ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स, और पाकिस्तान में आने वाले जो ईयर्स होंगे उसमें फुटबॉल टीम हमारी बनेगी और जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, बिल्कुल 100% इसमें कोई, मैं बिल्कुल यकीनी बात आपको, और मेरी अथॉरिटी है कि मैं आपको कह सकता हूँ, आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 35 ईयर्स विद द नेशनल टीम। मुझे मालूम है ये सब कुछ। पाकिस्तान का 12 साल का बच्चा, पाकिस्तान का 8 साल का बच्चा जो शुरू में, जिसको आप ग्रास रूट कहते हैं, वो कि दुनिया में किसी भी मुल्क के बच्चे से कम नहीं है। आप उसको ब्राज़ील से खिला लें, आप उसको यूरोप में किसी टीम से खिला लें, आप एशिया में जापान से खिला लें, कोरिया से खिला लें, वो कम्पीट करता है उससे और बिल्कुल इक्वली स्टैंडर्ड का मैच खेलता है। लेकिन फर्दर जो ग्रूमिंग है वो पाकिस्तान नहीं कर पाता। उसकी वजह रिसोर्सेज की कमी है, गवर्नमेंट की भी तवज्जो नहीं है, और फिर यह है कि हमारे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में आपस की लड़ाइयाँ, अपने मफादात के लिए काम करना, नेशन के लिए काम ना करना, इसी वजह से पाकिस्तान का फुटबॉल पिछले 7 साल से बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है। और अब हमें बहुत अच्छे इलेक्शन की ज़रूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही इलेक्शन होंगे आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान का फुटबॉल, नई फेडरेशन एक नए अज़ाइम के साथ अगर आएगी तो टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया तारिक लुत्फी हमारे साथ मौजूद थे, साबिक कोच थे फुटबॉल टीम के। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मराकश की टीम है वो दोबारा से भी एक सरप्राइज दे सकती है? पहुंच सकती है? देखें, मराकश बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहा है, बड़ा अटैकिंग उनके अंदर प्लेयर है खेलने का। स्पेशली उनका इस वक्त गोलकीपर बहुत ही टॉप क्लास परफॉर्म कर रहा है, और गोलकीपर एक बहुत बड़ी अहमियत होती है किसी भी टीम के लिए। और आप ये देखेंगे बास टीमें यहाँ पे गोलकीपर की वजह से टूर्नामेंट से भी आउट हो गई हैं। तो आज ये गोलकीपर जो है वो इस टीम को, मराकश को लेके ऊपर है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत तजर्बेकार टीम है। फ्रांस डिफेंडिंग चैम्पियन है, अर्जेंटीना मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा फेवरेट टीम है इस वक्त। और दिल भी मेरा ये चाहता है कि मैसी, उसने दुनिया में फुटबॉल के बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, तो हमारी भी ख्वाहिश होती है कि अर्जेंटीना का जो मैसी है वो वर्ल्ड कप जीते, जैसे कि एक ज़माने में मैराडोना ने जीता था। तो ये ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन ये कि ये दोनों टीमें बहुत शानदार हैं, फ्रांस और अर्जेंटीना की, और मुझे उम्मीद है कि शायद फाइनल इन्हीं का होगा। थैंक यू सो मच तारिक लुत्फी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, साबिक कोच पाकिस्तान फुटबॉल टीम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। इसके साथ ही वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी स्पोर्ट्स का जिक्र होगा और क्रिकेट के हवाले से, टेस्ट सीरीज के हवाले से बात करेंगे। आफ्टर हेडलाइंस ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं मुल्तान टेस्ट के हवाले से। तीसरे दिन के खिताम पर पाकिस्तान ने 355 रन के हदफ के ताकुब में 4 विकेट और 198 रन बना लिए हैं और इसे मैच में फतह के लिए मजीद 157 रन ताहाल दरकार है। मैच का आगाज अब हो चुका है, सो लेट्स सी कि पाकिस्तान आज कितनी स्ट्रगल करती है और ये मैच अपने नाम बिल्कुल 146 रन मजीद दरकार हैं। 208 रन पाकिस्तानी टीम की जानिब से बना लिए गए हैं क्योंकि मैच अभी भी जारी है। जो लाइव मनाजिर हैं वो भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए आज मेहनत करनी होगी, एक अच्छी पार्टनरशिप की हमें ज़रूरत है। 4 बल्लेबाज हमारे पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से इंग्लिश बॉलर्स की जो स्विंग होती हुई गेंदें थी वो किस तरह से बेबसी से हमारे प्लेयर्स देखते रहे, जिनमें अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान है और बाबर आजम को जिस गेंद पर क्लीन बोल्ड किया गया वो कमाल की बॉल थी। आई गेस रिमार्केबल अगर कहा जाए इंग्लिश टीम के लिए तो ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर इतनी स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, इतनी अच्छी बॉलिंग बैटिंग दोनों में फॉर्मेट्स में वो मतलब कमाल के खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बात जो कि इंग्लिश टीम के मुकाबले में नजर आ रही है वो ये कि इंग्लिश टीम शुरू दिन से ही हावी होती हुई पाकिस्तानी टीम्स के नर्व्स पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा स्कोर करने के बावजूद पाकिस्तान इंग्लैंड की जो बढ़ती है नहीं मौसूल हो रही। 5वां खिलाड़ी भी पवेलियन लौट चुका है। पाकिस्तान को एक अच्छी पार्टनरशिप की यकीनी तौर पर जरूरत है इस टेस्ट सीरीज को, ताकि हम अभी से 1-1 से बराबर कर दें, हम अभी ये टेस्ट सीरीज ना हार जाएं, ताकि जो तीसरा मैच होगा, तीसरा टेस्ट मैच होगा वो मतलब उसमें हम एंटरटेनिंग मैच वो हो सकेगा। तो अशरफ जो हैं वो अभी पवेलियन लौटे हैं। और मुल्तान की पिच के हवाले से बात करें, पिच तो इस बार काफी बेहतर रही है। वो मुल्तान में पिच जिसे कहा जा रहा था। तो जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है इरफान जहीर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुल्तान की पिच हमने देखा खूब मदद करी है बॉलर्स की। पाकिस्तानी टीम कहीं ना कहीं अब आकर हमें मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, 146 रन अभी भी दरकार हैं। आज पाकिस्तानी टीम सरवाइव कर पाएगी इस टेस्ट सीरीज को, अभी 1-1 से बराबर कर पाएगी? देखिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है। 5 आपके मेन बैटर आउट हो चुके हैं, तो अभी 157 का टारगेट आज भी रहता था, तो काफी मुश्किल है। इसको देखा जाए तो सबसे पहले क्रेडिट उनके फास्ट बॉलर्स को भी देना पड़ेगा आपको। आपके दोनों फास्ट बॉलर दोनों इनिंग्स के अंदर विकेटलेस रहे और उनके जिस तरह के पेस अटैक थे, कल 3 आउट किए और उससे पहले भी मैच के अंदर उन्होंने आउट किया, तो ये क्लियर आपको एविडेंट नजर आ रहा है कि उनकी पेस अटैक और हमारे पेस अटैक की क्वालिटी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा खासा डिफरेंस है जी। दूसरा ये है कि जिसमें अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो ओवरऑल हमारी जो टीम सिलेक्शन थी वो काफी बुरी थी। हमने अगर अजहर अली को जब टीम से निकाला तो उसकी जगह पे ड्रॉप करने के बाद आपको एक बैट्समैन ऐड करना चाहिए था, जो कि शान मसूद उस जगह पे बेस्ट बैटर थे। तो आपके निकाल के आपने 2 ऑलराउंडर डाले जो दोनों ना बॉलिंग में कुछ कर सके ना बैटिंग में कुछ कर पा रहे हैं। तो ये आपकी एक क्लियर नेगेटिव अप्रोच थी जो कि आपने सिलेक्शन में की। इसी तरह बॉलिंग के अंदर बात करें तो सबसे पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे वीकेस्ट बॉलिंग अटैक आपने खिलाया और खिला इनके खिलाफ रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ। तो आपने ये करना था कि अगर आपके मेन 2-3 प्लेयर जो थे टीम के जो परमानेंट मेंबर थे इंजर थे तो आप हसन अली को कर सकते थे। लेकिन इरफान, इब्रार के अंदाजे क्रिकेट पर आप क्या कमेंट करेंगे? तो काफी खासी तारीफ समेट रहे हैं। नहीं देखिए, एक बॉलर के साथ तो आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते ना। आपने जब मैच खेलना होता है तो बड़ी टीम के गेस्ट तो आपके कम से कम भी 2-3 स्ट्राइकर होने चाहिए जो विकेट लें। तो आप एक बॉलर के साथ या चले बॉल भी मार्जिन दे तो 2 बॉलर आप कर लें, दूसरे जाहिद महमूद कर लें। तो बाकी जो आपने 2-3 डाले वो क्या कर रहे थे? आपको क्लियर नजर आ रहा था कि उनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है। इसी तरह अगर जब चेस करने की तरफ आप जा रहे हो तो पहली इनिंग्स के अंदर भी आपने अपनी 45 के रन के ऊपर 7 विकेटें गंवा दी जी। एकदम बैटिंग लाइन हमारी कोलैप्स होगी। इसी तरह पहले टेस्ट के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि 15 रन के मार्जिन के ऊपर हमने अपनी रिमेनिंग 5 विकेटें गंवा दी। तो अब जो लास्ट एक छोटी सी होप थी, अभी जिस तरह साफ अशरफ भी आउट हो चुके हैं तो अब सलमान अली आगा और दूसरा नवाज जो है 2 बैटर रह चुके हैं। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, बट फिर भी क्रिकेट में यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है। और एक अच्छी चीज ये है कि सौद शकील अभी विकेट पे खड़े हैं। लेकिन इरफान, आप क्या समझते हैं कब तक पाकिस्तानी टीम डिफेंसिव क्रिकेट ही खेलती रहेगी? T20 क्रिकेट सीरीज कहीं पर भी होती है, उसमें भी हम देखते हैं
कि जो हमारे ओपनिंग के प्लेयर्स हैं, मिडल ऑर्डर हैं, उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं होता। टेस्ट सीरीज की बात कर लें तो यहाँ भी इनसे रन्स नहीं हो रहे, एटलीस्ट स्लो खेल रहे हैं, लेकिन रन्स बना लें, सीरीज जीत लें या सीरीज बराबर कर लें। ये कब तक रहेगी ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक ये ऊपर मैनेजमेंट चेंज नहीं होगी ये इसी तरह ही खेलेंगे। सबसे बड़ी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन पे है, कोच पे है। इनकी अप्रोच जो है वो बड़ी टिमड है, बड़ी नेगेटिव है कि हर दफा ये इसी डर से खेलते हैं। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज टीम सिलेक्शन करते हुए देख ले, बॉलिंग के अंदर देख ले, बैटिंग में देख ले, इसी डर से खेलते हैं हम हार ना जाए। और उसी डर के अंदर ये काउंटर अटैक ही नहीं करते, कोई दूसरे के ऊपर हावी होने की अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते। बिल्कुल ऐसे ही है, ना अटैकिंग क्रिकेट है ना अग्रेसिवनेस कहीं नजर आती है, और उसी का आपको देख लो रिजल्ट आपके सामने है। इरफान, इसके फिर रीजन हम क्या समझे? अंडर प्रेशर हो जाते हैं खिलाड़ी, इसलिए डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। और खासकर अगर आज की सीरीज की बात करें तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो पूरा स्टडी उन्होंने किया हुआ है बाबर आजम का जो एक अंदाज़े क्रिकेट है या उनके जो स्ट्रोक स्टाइल्स हैं, तो क्या हम भी उतना टेक्निकल क्रिकेट इस वक्त खेल रहे हैं? हम भी उस तरीके से वो स्ट्रोक स्टाइल या अपने जो इंग्लिश बल्लेबाज हैं या जो बॉलर्स हैं उनको समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्ले कर रहे हैं हम? नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे आप। मैं जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारी अप्रोच ही नेगेटिव है। आप बड़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हो। T20 वर्ल्ड कप में देखा, T20 जो सीरीज हुई उसमें देखा, एशिया कप देख लें, वैसे भी आप पूरे 2 साल से देख रहे हैं जब से बाबर आजम कैप्टन बने हैं। अस्कलान मुश्ताक की भी कोचिंग में कोई इनोवेशन नहीं है, वो भी उसी तरह की अप्रोच के साथ लेके चल रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल आप देख रहे हैं जो मिसबाह उल हक जहाँ पे छोड़ के गए थे उसी चीजों को इन्होंने आगे से कंटिन्यू किया। सिर्फ आपको ये 2-3 साल नजर आएंगे जब सरफराज और मिकी आर्थर का कॉम्बो था। सरफराज एक अग्रेसिव कैप्टन थे, चैंपियन ट्रॉफी आपने जीती, 2 साल T20 में नंबर 1 रहे, टेस्ट में भी आप नंबर 3-4 के रैंक पे खड़े थे। तो वो आपकी टीम एक शेप अप नजर आ रही थी, हर दफा बेहतर से बेहतर जा रहे थे। बट जैसे ही मैनेजमेंट चेंज हुई, मिसबाह कोच बने और चीफ सेलेक्टर बने, साथ बाबर आजम को कैप्टन लगाया, तो उसके बाद तो आपका ग्राफ गया ही नहीं। आप कुछ सीरीज तो आसान टीमों से जो सेकंड ईयर की टीम थी उनसे जीतते थे। जैसे ही आप किसी बड़ी टीम के अंदर या किसी इवेंट बड़े में जाते थे, सेमीफाइनल और फाइनल में आप चौक कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो बड़ी टीमें हैं उनको मालूम है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है और ये गिरा दें इनको, और बड़ा सिंपल फॉर्मूले के साथ वो आपके अगेंस्ट आते हैं और वो सक्सेसफुल होता जा रहा है। ठीक है इरफान, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम को हमने देखा, पिछले टेस्ट सीरीज में भी देखा, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, एग्रेसिव रहते हैं। जब से उनके कोच तब्दील हुए हैं, ब्रेंडन मैकलम आए हैं, उसके बाद हमने बहुत वाज़ेह तब्दीलियां देखी। T20 प्लेयर्स को वो टेस्ट मैचेस खिला रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट भी अब तब्दील हो रही है, पाकिस्तानी टीम में भी जिस तरह पहले शाहिद आफरीदी थे, अब्दुल रज़ाक थे, इमरान नज़ीर थे, इस तरह के बैटर्स हमें यहाँ पर भी चाहिए? देखिए उसकी रीजन इंग्लैंड का ये डिसीजन लेने की 2 रीजन है। एक तो उनके कोच बहुत अग्रेसिव है, वो खुद क्रिकेट इस तरह की खेलते थे। दूसरा, इंग्लैंड के पास क्वालिटी प्लेयर्स बहुत ज्यादा है। उनको मालूम था कि हमारे जो T20 के प्लेयर भी हैं, चाहे हैरी ब्रुक है, बेन डकट है, लिविंगस्टोन है, ये ऐसे प्लेयर है जो उन्होंने फिर आपकी अपनी ओपोजिशन को भी बड़ा कमजोर समझा। उनको पता था कि पाकिस्तान के पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप नहीं है कि हमारे इन प्लेयर को आउट कर सके। तो वो उनकी सोच अप्रोच को हमने ठीक साबित किया। तो हमारे पास अगर इन कंपैरिजन आप देखेंगे तो ये जो लड़के आपने कुछ डाले हैं ये बेस्ट माने जाते हैं, चले टेस्ट के लिहाज से या स्लो खेलने के लिहाज से। तो अगर आप T20 लड़के डालेंगे तो ये तो बिल्कुल, अगर आप 200-250 कर रहे हो वो तो फिर आपको 100-150 पे आउट हो जाएंगे आप। लेकिन आपने जो भी क्रिकेट खेलनी है एक उसका मेथड होता है, उस तरीके से होता है। T20 के अंदर आप टेस्ट के लड़के डाल रहे हो, अब टेस्ट के अंदर अगर T20 डाल देंगे तो यही हाल होगा। जिस तरह शान मसूद की मैं बात कर रहा था, शान मसूद प्योर टेस्ट क्रिकेटर है, आपके पास T20 में लड़का ही कोई नहीं आपके पास नजर आया, कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा था, तो आपने जबरदस्ती शान मसूद को T20 खिलाया वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक, यानी कि जो ओवरऑल ये जो गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं इससे हमारी जो क्रिकेट है ऑब्वियसली वो मुतासिर हो रही है। अच्छा इरफान, एक और जो मसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काफ़ी तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम उसका शिकार है, वो फिटनेस के मसाइल है। शाहीन को हम देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से लेकर और अभी अगर ये खास इस सीरीज़ का जिक्र किया जाए तो भी फिटनेस के मसाइल है, और फिटनेस के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो कौन सा जीदगी से इसको बोर्ड नहीं ले रहा है या खिलाड़ी खुद नहीं ले रहे हैं? देखिए दोनों पे ऑनर्स आता है इसका, दोनों पे बहुत ज्यादा है।
चलो शहीनशाह अफरीदी का तो चलो हम कह सकते हैं इंजरी से आया, फिर एक उस दिन फाइनल में उनका पाउंड वेस्ट हो गया, तो वो तो किसी टाइम हो सकता है। बट हारिस रऊफ को हमें बॉलिंग के अंदर भी नजर आया कि वो उस तरह का एनर्जी नहीं लगा रहे थे, अगेन फिर उनको इंजरी होगी। फिर इसी तरह नसीम शाह की फिटनेस के ऊपर पहले से ही बड़े क्वेश्चन मार्क है। जब भी उनको लंबा स्पेल करते हैं उनको प्रॉब्लम आ जाता है। ये भी एशिया कप के अंदर भी हमने देखा उनको निकल्स आ रहे थे, क्रैम्प्स पड़ रहे थे। अभी 20-21 साल का होके अगर आपकी फिटनेस के ये मसाइल हैं तो फिर आप कैसे लॉन्गर क्रिकेट खेलेंगे जी। इसी तरह फिर आपके बाकी भी जितने प्लेयर्स हैं आप देखें कि उनके फिटनेस के इश्यूज चलते चले जा रहे हैं, जो कि अगर आप देखेंगे बाकी दुनिया क्रिकेट के अंदर तो ये चीजें नहीं होती। तो बोर्ड का भी काम है, आपके प्लेयर्स आप इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो आपने अपने की प्लेयर्स को, फास्ट बॉलर को आइडेंटिफाई करना होता है। हमने कौन सी गेम किसको खिलानी है, किसको रेस्ट देना है, किसको लीग के अंदर डालना है, किसको किस तरह। आप ब्लाइंडली लीग के लिए एनओसी दे देते हैं, वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए लड़कों को आप एक्सपोज कर देते हो, तो वो फिर आप जब उनको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जैसा आपने कहा ये प्लेयर के ऊपर भी ऑनस आता है कि वो भी अपने आप को मैनेज करे, वो देखे कि मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, कंट्री है या दूसरी है। वो भी अपने आप को बनाता है, अपनी फिटनेस पे काम करता है। तो ये दोनों तरफ है, बायलैटरल ये एक किस्म का चीजें होती है, दोनों को लेके चलना पड़ता है अपने अपने पार्ट पे कि हमने किस तरह इसको लेके चलना। और पहली चीज जो है वो आपकी कंट्री है, आपका मुल्क है, आपने उसको सर्व करना है। तो और अपनी फिटनेस को भी इंटैक्ट रखना, प्लेयर की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है इरफान, आज के मैच को लेकर एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तानी टीम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए अब आपके पास लास्ट ऑप्शन यही रह गई है कि आप किसी एक एंड से इनके साथ काउंटर अटैक करें। अगर आपने, क्योंकि 2 दिन बाकी है, आप ये डिफेंसिव अप्रोच के साथ तो कुछ नहीं कर पाएंगे। काउंटर अटैक में ये हो सकता है कि एक एंड से आप इन पे अटैक करें, क्योंकि अभी भी 150 रन बहुत ज्यादा रन है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये थोड़े रन कंसिडर नहीं होते। तो काउंटर अटैक पे ये है कि शायद अगर आपके कुछ बाउंड्रीज आना शुरू होगी, रन बनने शुरू हो गए, तो जो इंग्लैंड बॉलर्स हैं वो पैनिक थोड़ा करें तो चांस बन जाए। अगर आप वो उसी तरह रुक के खेलते रहे, डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते रहे, तो विकेट तो उन्होंने निकाल ही लेनी है। और जिस तरह आप आते साथ भी एक विकेट उन्होंने ले ली। खासतौर पर मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा डेंट हमें पड़ा जब लास्ट डे एंड के ऊपर मामूल हक की विकेट गिरी। उधर से उस टाइम तक मैच 50-50 था। जैसे ही वो मामूल हक आउट हुए तो वो एक प्लेयर था जो लंबा थोड़ा खेलता है, तो वो विकेट ने मेरा ख्याल हमें काफी नुकसान पहुंचाया। और इसी तरह बात करें तो अभी फेम का आउट होना भी, बट मेरा ख्याल था कि जब आपने देखा टारगेट थोड़ा बड़ा था तो आप नवाज को कहीं तीसरे चौथे नंबर पे भेज के थोड़ा सा काउंटर अटैक का चार्ज ले सकते थे। अगर वो चांस ले लिया जाता तो शायद पाकिस्तान के लिए अगर उसकी रन होना सूरत-ए-हाल शायद अभी डिफरेंट होती। बहुत शुक्रिया इरफान ज़ही, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। यही कहना था कि अब पाकिस्तान को डिफेंसिव मोड से निकलना होगा और अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी। 5 खिलाड़ी हमारे पवेलियन लौट चुके हैं और अभी भी हमें लगभग 140 के करीब रन्स दरकार हैं ताकि हम इस टेस्ट सीरीज को फिलहाल 1-1 के साथ बराबर कर सकें, क्योंकि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है वो कुछ अच्छी नहीं है। डिफेंसिव मोड पर खेल रहे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली जा रही। जिस तरह इंग्लैंड की जानिब से बोल्ड डिसीजन लिए जा रहे हैं और वो कम स्कोर देकर भी पाकिस्तानी टीम को बैटिंग का मौका देते हैं और पाकिस्तान को जल्दी आउट कर चुके हैं। पिंडी टेस्ट में भी हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा और आज भी सूरत हाल को मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रही। 5 बल्लेबाज इस वक्त पवेलियन लौट चुके हैं और जो इंग्लिश बॉलर्स हैं वो पाकिस्तानी टीम पर काफ़ी हावी होते दिखाई दे रहे हैं। और अब देखना यह है कि पाकिस्तानी जो बल्लेबाज है किस तरह से ये रन चेस करते हैं, किस तरह से पाकिस्तान को ये सीरीज जितवाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। फिटनेस के मसाइल पर भी हमने जिस तरह से बात की है, फिटनेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। शहीनशाह अफरीदी की हमने इंजरी को डिस्कस किया है, उसके बाद हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो चुके हैं, नसीम शाह भी इंजर्ड हो चुके हैं। सिर्फ हम देख रहे हैं कि एक बॉलर इब्रार जो हैं वो खातिर खा कारकर्दगी दिखा सके हैं, उनकी काफ़ी तारीफ़ें की गई हैं। आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं कुछ और खबरें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि चांद पर खलाई मिशन तो रवाना होते ही हैं, लेकिन अमेरिका की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो दहाइयों पहले चांद पर इंसानी जो मिशन है वो भी लैंड करवाया जा चुका है। बिल्कुल। और अनवार, इंसान हमेशा से जानना चाहता है कि ज़मीन से दूर जो चांद सितारे हैं उनका सरफेस कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, क्या वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है या नहीं है। अच्छा, इसी हवाले से आजकल में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है आवर प्लैनेट।
तो हमेशा से अमेरिका की जानिब से ऑब्वियसली जो कामयाब ये मिशन रहे चांद पर, जो खलाए मिशन है उसमें सर फहरिस्त अमेरिका रहा है। अमेरिका दहाइयों पहले चांद पर इंसानी मिशन लैंड भी करवा चुका है, लेकिन इसमें अब जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो भी अब मिशन स्पेस करने जा रहे हैं और चांद पर अपना कदम रखने जा रहे हैं। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं बिल्कुल। और चांद की सतह पर उतरने वाला ये जो स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के लॉन्च सेंटर से खलाई सफर पर रवाना किया गया है। बिल्कुल। और वैसे तो चांद पर उतरना ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है, लॉन्च कामयाब ये रहा, लेकिन अगर बात की जाए फैक्ट्स की तो ऐसे 1/3 से ज्यादा अनवार जो मिशन हैं वो यूजुअली नाकाम हो जाते हैं। अब तक सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस इस मिशन पर, जैसा कि आपने बताया कि वो लैंड करने में कामयाब हुए हैं। जापान, यूएई का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल होने वाला है, तैयारियां की जा रही हैं। और जो हालिया बरस है उनमें भारत और इसराइल के चांद पर भेजे जाने वाले जो मिशन हैं उनको भी खासी नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो 5 माह में चांद की सतह पर मजीद जो कंट्रीज हैं वो भी पहुंचेंगी और अगर ये मिशन कामयाब रहा तो मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए अनवार ये एक बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जाएगा। यकीनी तौर पर ये जो मुस्लिम ममालिक के लिए भी एक एजाज की बात होगी, क्योंकि पहली बार ये होने जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी इस तरह का एक कदम उठाया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं कि मुल्क भर में इस वक्त जो आलूदगी की शरह है वो काबू से बाहर हो चुकी है और मुस्तकबिल में भी हम देख रहे हैं रबिया कि काफी इस पर बात होती है कि आलूदगी पर कैसे काबू पाया जा सकता है और सर्दियों में कौन कौन से पौधे आप घरों में लगा सकते हैं। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। मैं कैसर हूँ, ये उमर नर्सरी फार्म हमारा है। ये हम तकरीबन 15 से 18 साल से इसमें काम कर रहे हैं और हम आपको पौधों के बारे में कुछ बताते हैं। ये जो पौधा है ये कंगी पाम का पौधा है। ये इसकी खासियत ये है कि ये गर्मी सर्दी में ख़राब नहीं होता, ये आउटडोर लगता है गार्डन की खूबसूरती के लिए और ये वैसे भी बहुत नायाब चीज़ है। और पौधों के बारे में आपको बताते हैं, एलोवेरा प्लांट्स हैं, स्नेक प्लांट हैं जो कि आजकल फॉग के मौसम में माहिरीन ने बताया है कि वो बहुत अच्छे हैं, जो कि नाइट में भी ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो उनकी आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है, वो हम डिमांड पूरी करने की कोशिश में हैं लेकिन पूरी हो नहीं रही। ये हमने ग्रीन हाउस तैयार किया हुआ है जिसमें इंडोर प्लांट दिखाए जा सकते हैं आपको और आप देख भी सकते हैं। ये सारे इंडोर प्लांट हैं जो कि सर्दियों में ज़्यादा सर्दी की वजह से ख़राब हो जाते हैं, फिर उनको बचाने के लिए ये हम ग्रीन हाउस तैयार करते हैं जो कि सर्दियों से पौधे महफूज रहते हैं और सेहतमंद हो जाते हैं। मेरा सब पाकिस्तानी भाइयों के लिए मैसेज है कि आप पौधे लगाएं और आलूदगी घटाएं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त चूँकि फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो तमाम हदें क्रॉस कर चुकी हुई है। बिलखुसूस अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में सांस लेना भी जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है, दुश्वार हो चुका है, स्मोक में घिर चुका है वह लाहौर सारा। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर शहरी जो है इनफरादी सतह पर पौधे लगाए ताकि हम लोग जो है वो ग्रीन पाकिस्तान की तरफ स्टेप एक आगे ले सकें। साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो टेरेस गार्डनिंग है, रूफ़ गार्डनिंग है, उस तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि अब हमारे पास हमारे लॉन जो हैं वो श्रिंक हो चुके हैं, मुख्तसर होती जा रही है हमारी जगह। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी रूफ़ के ऊपर जो है हम लोग गार्डनिंग करें। इससे न सिर्फ हमारे घरों की खूबसूरती बढ़ेगी बल्कि जो माहौल है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जो आज मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी के हालात पैदा हुए हैं, इन हालात में सब लोगों को ये चाहिए कि वो अपने घरों के अंदर पौधे लगाएं और ख़ुसूसी तौर पे अपने जिनका छोटा लॉन है या बड़ा लॉन है उनको वो इंडोर प्लांट्स वगैरह, और इसके अलावा जो फूलों के आज मौसम भी है तो इसमें बेहतरीन किस्म का अगर वो अपने लॉन को सजाएंगे तो उसमें पाकिस्तान में जो फ़ज़ाई आलूदगी फैली हुई है और ख़ुसूसी तौर पे लाहौर जो है इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पे जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इस पर इक़दामात कर रही है और मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि वो अगर ये चाहे
तो तमाम लाहौर के अंदर एक ऐसा डीसी को कहें कि एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करे कि शुरू करे सरकारी मुलाजमीन, पॉलिटिशियन और दीगर जो एहलकार हैं कि वो अपने घरों के अंदर जो है अपने घरों के टेरेस और छतों को सजाएं, उन पे दरख्त और पौधे लगाएं ताकि ये जो फ़ज़ाई आलूदगी का माहौल पैदा हुआ है इसमें कोई कमी वाक़ई हो। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम हमारे माशरे के, सोसाइटी के एक बहुत ही बढ़ते हुए इशू की बात करेंगे। अनवार, अल्लाह ताला ने दुनिया के आगाज़ में, बल्कि कायनात के आगाज़ में इंसान को जोड़ी की सूरत में पैदा किया, उसको एक पार्टनर दिया, क्योंकि उसको पता था कि इस ज़मीन पर अकेले इंसान का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इसने बनाया ही उसको जोड़ों की सूरत में। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में, हम वेस्ट को फॉलो नहीं करते यहाँ पे, या हम वहाँ से नहीं देखते, औरत चाहे इंडिपेंडेंट हो या मर्द जो है वो उसका जितना मर्जी ख्याल रखे, लेकिन जो तलाक की बढ़ती हुई वजूहात है या जो शरा है वो क्या है, और तलाक एक नापसंदीदा तरीन अमल है। इससे मैं समझती हूँ कि कपल तो लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, अगर उस शादी में बच्चे हैं तो जो उनकी ज़िंदगी है वो एक बड़ा सवालिया निशान बन जाती है। उनके लिए सर्वाइव करना इन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बहुत ही मुश्किल लाइफ, पेरेंट्स को भी बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो फैमिलीज हैं उनको सर्वाइव करना मुश्किल है, जिस तरह से नबिया कह रही हैं, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इशू है। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं, अगर हम अदालतों की बात करें, लाहौर हाई कोर्ट की बात करें, जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 1 लाख के करीब दरख्वास्तें कहा जा रहा है कि मौसूल हो रही हैं और उसमें से 10,000 जो जोड़े हैं वो लैदगी इख्तियार कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है विच इज अलार्मिंग। लेकिन अगर हमारे जेन्युइन, अगर रीजंस इतने जेन्युइन हो तो फिर तो अलैदगी इख्तियार ऑब्वियसली कर लेनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है किसी रिश्ते में, या शिद्दत पसंदी आ रही है किसी रिश्ते में, या रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं हो रहा, तो उस सूरत में हमारा मजहब भी ऑब्वियसली उसने हमें ऐसे तरीके से राहें जुदा करने के बारे में कहा हुआ है। लेकिन रीज़न क्या है कि जो बढ़ती हुई तलाक या जो खुला का नंबर है वो जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, आज उन्हीं रीजंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं, डीओज, और शी इज़ अ वेरी कैपेबल साइकोलॉजिस्ट। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले अगर जिक्र हम कर लें रीजंस का, कि क्या रीजंस हैं कि अब जो नंबर है तलाक का या खुला का वो इतनी तेज़ी के साथ मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, रिलेशनशिप्स कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं आज के दौर में? नबिया, एक्चुअली जो है ना, मैं ये समझती हूँ कि नए दौर और पुराने दौर का जो ना कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त जो है वो चल रहा है, क्योंकि हमने अभी तक स्पाउजल जो हमारे पैरामीटर्स हैं कि जी हमें स्पाउस कैसा चाहिए, वो थोड़े से पुराने ही हैं हमारे। हमें औरत काम करने वाली भी चाहिए, मगर उसके साथ साथ वो घर संभालने वाली भी हो, रोटी बना के देने वाली हो, सब कुछ हो। मगर शोहर का बिहेवियर जो है वो अभी तक यही है कि उसने घर काम करके आना है, एंड तब उसको तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। अगर ये चीजें दोनों जिम्मेदारियां इक्वली डिवाइड करें, अगर औरत भी फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करती है और मर्द भी औरत को सपोर्ट करते हैं, तो फिर तो बैलेंस है। अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, हम उससे बहुत पीछे हैं। एंड देन विद ड्यू अपॉलॉजी, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अपने क्लिनिक पे ये देख चुकी हूँ मैं, क्योंकि खुद एक जो है मैरिटल काउंसलिंग का सेंटर जो है वो चला रही हूँ, तो मैं ये डेली बेसिस पे ये चीज़ें देखती हूँ। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम विद ड्यू अपॉलॉजी, क्योंकि लोग फटाफट बात की जड़ को समझने की बजाय ना अटैकिंग मोड बहुत है हमारे लोगों का। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम नाउ इज़ बिकमिंग वन ऑफ द रीजंस के मैं देखती हूँ कि लोग जहाँ पे अकेले रह रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं, 2 के उनका बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपने घर मैनेज करना है, बच्चे में
मगर वहाँ पे फिर भी चीज़ें थोड़ी सी सर्वाइवल की तरफ चली जाती हैं। मगर जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये डायनामिक्स जो चेंज हुए, मैं उनके अकॉर्डिंगली बात कर रही हूँ, मगर जहाँ थोड़ा सा जॉइंट फैमिली सिस्टम की चीज़ें हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब कोई लड़की शादी करके अपने घर जाती है तो उसको पहले से फीड अप होता है कि आपने अपने घर जाना है, और जब आपने अपने घर जाना है तो वहाँ पे आपकी ऑटोनॉमी है पूरी, यानी आप सब कुछ करते धरते होंगे। लेकिन जब वो अगले घर जाती है तो उसको नज़र आता है ऑफ कोर्स वहाँ पे ऑलरेडी एक पूरी फैमिली बैठी हुई है जिसके ऊपर आप अपनी चीज़ें नहीं चला सकते। मगर लड़कियाँ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बजाय कि थोड़े टाइम पहले फैमिली के डायनामिक्स को समझ लें एंड देन दे शुड ट्राई टू अच्छा अपनी जगह बनाना और चीज़ें करना, जो असूलन एक तरीका कार होता है। क्योंकि अगर आप किसी वर्किंग इन्वायरमेंट में भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, आज ही आप ऑफिस में आए और आपके ये सब कुछ बदल दिया जाए, यहाँ का हर सिस्टम बदल देना चाहिए, तो वो आपको फायर बैक करता है। ठीक है, कहीं पे भी अगर आप इवन फैमिली में भी जाते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट देन अगेन अब वो लड़की स्ट्रगल कर रही होती है, लड़की स्ट्रगल करती है कि किसी ना किसी तरह से चीज़ें मैनेज हो जाए, उसमें उससे गलतियां भी होती हैं। अब टॉलरेंस लेवल जो है ना, मैं ये समझती हूँ कि शादी के बाद जो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आती है वो लड़के और उसकी फैमिली के ऊपर आती है। लड़की और उसकी फैमिली, क्योंकि लड़की अपना घर छोड़ के आपके घर जा रही है। तो अब अगर आपने एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस और उसको स्पेस ना दिया तो उसके लिए वहां पे एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाना है। क्योंकि बहुओं से मैंने ये देखा है, फिर विद ड्यू अपॉलॉजी, ये बुरी बातें नहीं है मगर उनको कहीं ना कहीं आपने कुशन देना होता है। डॉक्टर ताहिरा, बीइंग अ गर्ल, आई एम श्योर आपने और हमने हमेशा अपने बचपन से ये बातें सुनते हुए बड़े हुए कि जब लड़की की शादी होती है और वो दूसरे घर ब्याह कर जाती है जो कि उसका अपना घर होता है, तो ज़्यादा एडजस्ट लड़की को ही करना होता है। अच्छा अनवर, इसमें एक बड़ा अमेजिंग पर्सपेक्टिव मुझे मेरे शौहर ने दिया, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मर्द हजरात भी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। ही ऑलवेज से टू मी कि शादी करके तो एक लड़की आती है घर में, लेकिन उस लड़के का घर भी एक्चुअली चेंज होता है क्योंकि वो एक नई दुनिया, एक अलग कमरे में अपनी बीवी के साथ बसाने जा रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये तरबियत, ये बात लड़कों को नहीं सिखाई जाती, बिल्कुल नहीं समझाई जाती। एंड देन जो है, और अब वो बहुत क्लियर मैंने लोगों के बिहेवियर्स में एक्सेप्टेंस इश्यूज देखे हैं। बिकॉज बहू जो है ना वो खटकती है, ये कहना कि जी आपको उसकी सारी रूटीन्स खटकती हैं, चाहे उस रूटीन के ऊपर आपकी बेटी पूरी चीजें कर रही होगी मगर आपकी बहू आपको वो उसके ऊपर जिम्मेदारी, उसके ऊपर सारी चीजें जो हैं, ये एक ड्यूअल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी जो हैं वो हैं, बिल्कुल इसी तरह से हैं। बट देन जो है अब लड़का जो है ना, क्योंकि उसको एक अच्छा बेटा भी बनना है और उसको एक अच्छा शौहर भी बनना है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन अगेन बहुत ज्यादा आ जाती है, बैलेंस बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जब कभी वो अपनी बीवी की सपोर्ट में बोलता है तो फिर घर वाले कहते हैं कि जी ये तो हाथ से रन-मुरीद हो गए, हाथ से निकल गए। एंड देन अगर वो अपनी माँ की सपोर्ट में बोलता है तो लड़की को ये लगता है कि जी ये तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे आदमी मैं समझती हूँ कि फंस थोड़ा सा ज्यादा जाता है क्योंकि लड़की को भी नजर आता है कि अगर वो किसी को कह सकती है तो वो उसका शौहर है, माँ को भी नजर आता है कि वो किसी को अगर कह सकता है तो उसका शौहर है, बेटा है उसका, सॉरी। लेकिन वो बेटा जो है जिसने दोनों में बैलेंस करना, उसके पास कोई नहीं बंदा है। बिल्कुल एक रिसेंट ऐसा ही एक केस जो है ना, वो बंदा बेचारा कि ठीक मैंने मान लिया कि मेरी माँ भी गलत है और इसमें भी गलती है, मुझे ये बताया जाए कि मैं जो इतनी दोनों को बैलेंस करने में ख़त्म हो रहा हूँ, जो मेरा स्ट्रेस लेवल इतना इंक्रीज कर रहा है इनको बैलेंस, उसका क्या करूं? क्योंकि उसको ना मेरी माँ लेती है ना मेरी बीवी लेती है। अब मैं बीच में जो फंसा हूं, मैं क्या करूं? तो ये जो चीज़ें मैं समझती हूँ कि शादी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और ये होना भी बहुत ज़रूरी है और इसको होना भी चाहिए, मगर इसको बड़ा सोच समझ के और सिस्टमैटिकली होना चाहिए। जिस तरह से अभी आप एक केस डिस्कस कर रहे हैं, टॉलरेट लड़कियां भी अब यही कहा जा रहा है कि उस तरह से नहीं करती, इसीलिए जो तलाक की शरह है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। यकीनी तौर पर हम ये नहीं कह रहे कि लड़कियां तशद्दुद बर्दाश्त करें, लेकिन अब जो छोटे मामलात भी हैं, जो छोटी मोटी बातें भी हैं, उनको भी टॉलरेट नहीं किया जा रहा। रोटी गोल मैं नहीं बनाऊंगी, अपना खाना खुद गरम कर। हाँ, ये मैं आई रियली एग्री विद दिस के जी ये चीजें जो हैं वो हो रही हैं। बिकॉज अगर हम अपने पिछले थोड़े से जमाने एंटी फेमिनिज्म बात हो जाएगी अब। नहीं, एंटी फेमिनिज्म हो या एंटी मेन हो, जो बात हकीकत है वो हकीकत है। आप ये सिर्फ फेमिनिज्म की बात के ऊपर या उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गलत चीजों को रीइंफोर्स नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर
मर्द और औरत दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं। उनको शादी अगर एक चीज़ है तो ऑफ कोर्स उसमें दोनों का रोल बड़ा अहम है, दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो आप फेमिनिज्म के नाम पे चीज़ों को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होना चाहिए। टॉलरेंस जो है वो बिल्कुल कम हुई है। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि जो फीडिंग होती है, 3-4 बिहेवियर औरतों के बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, जो कि अगले घर में जाकर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। पहली बात ये है कि वो जो एक इंडिपेंडेंस वाला हमारे अंदर कॉन्सेप्ट आ गया है ना, कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अब मुझे ये मसला नहीं है कि ये मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत है। और फिर ये फीडिंग पेरेंट्स की तरफ से भी अब होती है, बेटा तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम फलाना। ये एक दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो एक बहुत ज़्यादा नज़र आती है देखने में, वो ये है कि लड़की अपनी ऑटोनॉमी को प्रैक्टिस बहुत जल्दी करना शुरू हो गई है। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि वो जब जाती है किसी नए घर में तो फौरन से पहले उस घर के कंट्रोल को लेना चाहती है, जबकि वो कंट्रोल उसको फौरन कभी मिल ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, मगर वो लेना चाहती है। जब वो कंट्रोल उसको नहीं मिलता, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के सूरत में लड़की का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हो जाता है कि हमें अलग होना है, हमें अलग होना है। और फिर वो उस तगोदो में जो है वो लग जाती है कि अब हम अलग होंगे। फिर उसका इंटरेस्ट उस घर में कम हो जाता है कि मैं इसको बैलेंस करूं, और अलग होने वाला इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और जब वो ऑफ कोर्स अलग होने वाला फैसला इतना छोटा फैसला नहीं, और इसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं है हमारी फैमिलीज में। मैंने देखा है कि फैमिलीज लड़कियों और लड़कों के यानी कपल के इस बेसिक राइट को, जिसको इस्लाम रीइंफोर्स करता है, इस्लाम बिल्कुल नहीं कहता कि जी आप जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहें, लेकिन ये बेसिक राइट जो एक नए कपल का होता है उसको लोग बहुत ज्यादा आगे से रिटेलिएट करते हैं उसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 रीजंस आपने बताई, एक तो कि इंटरफेरेंस आपने बताया कि जब इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कपल्स के मामलात में हो जाती है तो वो अलहदगी की वजह या प्रॉब्लम्स की वजह बनते हैं इन रिलेशनशिप, और दूसरा आप बताते हैं कि अदम बर्दाश्त एक बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छा, क्या आप कहना चाहेंगी, ऑब्वियसली जो मर्द प्रोग्राम आपका देख रहे हैं उनके लिए कैसे वो बैलेंस कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन वाइफ एंड फैमिली, और दूसरा एक जो बहुत बड़ा मसला आज हमारी सोसाइटी का बना हुआ है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, ख़वातीन मर्द दोनों के लिए बात कर रही हूँ, क्या रीजंस हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स आप देखें कि इट्स नॉट ईजियर टू मैनेज इट। सबसे पहली बात ये है कि आपके दिल को पता होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है ना? काम शादी के बाद होता है या फितरत में होता है? मैं वही चीज़ें अभी कहने लगी, कुछ लोगों की फितरत में होता है, वो उनको जब सब्र नहीं आता एक चीज़ के ऊपर तो फिर वो हर जगह जाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों की फितरत में ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं। एंड देन जो है मैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, जब आपको एक कुशन जो है ना, जो आपको स्पाउजल कुशन एक चाहिए होता है, वो इमोशनल हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, वो कंफर्टिंग हो सकता है, वो फाइनेंशियल सपोर्टिंग हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब आपको वो कुशन आपको अपने स्पाउस से नहीं मिलता, इधर मेल और फीमेल, तो फिर उस चक्कर में आप उस तरफ चले जाते हो जहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आती है, जहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आती है। और उसमें मेनली 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा बोल्डली अभी बताने लगी हूँ। एक तो आपके जो एग्जैक्टली वो जो रिश्ता इज़्दवाज वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल जो इज़्दवाजी ताल्लुक इस्तवार करने वाली चीज़ें, उसमें डिससेटिस्फैक्शन एक बात है, एंड देन जो है फाइनेंशियल एक दूसरी बात जो है। ये 2 बेसिक चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स को इन्हेंस कर रही हैं बेसिकली। और उसमें ऑफ कोर्स जब कभी मर्द हो या औरत हो, जब आपकी ख्वाहिशात इतनी आपकी अपनी चादर से बढ़ती हैं तो फिर आप बहुत सारे गलत और सही चीज़ों के अंदर चले जाते हैं। एंड देन जब आप अपने रिश्ता इज़्दवाज को पूरा नहीं करते, सही तरीके से नहीं निभाते, क्योंकि हमारी फीमेल्स जो हैं वो प्रोफेशनली ग्रो कर चुकी हैं, मगर एज एन इंडिविजुअल पर्सन जो है, जैसे एक स्पाउस के तौर पे उन्होंने ग्रो नहीं किया। विद ड्यू अपॉलॉजी फिर ये बात कह रही हूँ कि एज स्पाउस उन्होंने ग्रो नहीं किया। डिमांड्स वही हैं जो पुरानी औरत की थी, लाइफस्टाइल इसको नई औरत वाला चाहिए, मगर उसके बिहेवियर नई औरत वाले नहीं। अब आदमी जो है उसको बिहेवियर नई औरत वाले चाहिए, औरत के जो है यानी उसको स्पाउसल रिलेशनशिप नए जमाने वाला चाहिए, मगर और बीवी जो है उसको वही ट्रेडिशनल चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हैं हमारी सोसाइटी में इस वक्त, जो कि मेजर रीजंस बन रहे हैं लोगों में डिससेटिस्फैक्शन के, एंड देन दिस डिससेटिस्फैक्शन इज गोइंग टू एंड ऑन डाइवोर्स और सेपरेशन। इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा रुबाब, आपने टाइम निकाला दो कि इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करना बनती है, लेकिन चूंकि टाइम हमारे पास कम था इसलिए ब्रेक के जाने बढ़ना पड़ा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। अब कुछ शुरू करेंगे इस्लामाबाद मगरा हिल्स का, जहां पर जंगली सूअर मौजूद हैं, बंदर मौजूद हैं, हिरन भी मौजूद हैं और तेंदुए भी मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी को लेकर लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अनवार, ये सिर्फ कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कैप्चर किया गया हो तेंदुए की मौजूदगी को, और ये एक तेंदुआ नहीं है जो कि आप इस वक्त इस वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर तेंदुओं के खानदान बसे हुए हैं, मौजूद हैं, और बहुत बार ऐसे हो चुका है इन पास जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं या जो सैर तफरीह के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, उन्होंने बहुत बार कैप्चर किया है इन तेंदुओं को इन वीडियो। अच्छा कई बार तो ऐसा हुआ अनवार कि कुछ अब कहना मतलब कि अखबार में भी एक बार आया कि कुछ इन्होंने पिक्चर्स को हॉन्टेड बनाकर भी शेयर किया गया मागला के हवाले से। लेकिन बहरहाल अभी बात हो रही है ये वाइल्ड एनिमल्स की, जानवरों की बात हो रही है। तो अब जो वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान साहिबा है, उन्होंने भी बताया कि जो मागरा हिल्स का जो ट्रेल 6 है वो बंद करके लेपर्ड प्रिजर्वेशन पार्क यहाँ पर बनाया है, और इस जोन में कैमरा ट्रैप्स की मदद से 9 निशानदही की गई है। लेकिन इसके अलावा कितने मौजूद हैं ये अभी कहना कबल इस वक्त है। तो शेरी रहमान साहिबा ने मागला नेशनल पार्क में कायम लेपर्ड प्रिजर्वेशन जोन का दौरा भी किया और तेंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ और लोगों की हिफाजत के लिए जो गाइडेड टूर्स हैं सिर्फ वही होंगे, क्योंकि जिन लोगों को जो मकामी लोग वहां पर मौजूद हैं या जिन लोगों को अपॉइंट किया है वही आपको वहां की सैर करवा सकते हैं। शेरी रहमान क्या कहती हैं वो सुनते हैं। काम हम सब ने मिलके किया है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने इस्लामाबाद मरगला हिल्स नेशनल पार्क का आप देख रहे हैं लेपर्ड प्रिजर्व बन गया है ट्रेल 6 को बंद करके, क्योंकि जाहिर है इस पर सेफ्टी की भी बात होती है। हम लोगों को गाइडेड टूर्स यहाँ दिलवा रहे हैं और उसी के साथ साथ आपने देखा है यहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है अपनी नेचुरल हैबिटेट में एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए वापस आ रही है। अब एक स्पीशीज है लेपर्ड की, लेकिन 60 से 9 अब हो गए हैं यहाँ पे लेपर्ड्स, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। हर जगह हम अपने नेशनल पार्क्स को बढ़ाते जा रहे हैं, 12% हमने बढ़ाया। शेरी रहमान साहिबा का स्टेटमेंट आपने सुनी, और अनवार ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस अहम मामले पर गौर व फिक्र किया, एक्शन लिया, और इंटरनेशनली भी शेरी रहमान साहिबा को बहुत ही सराहा जा रहा है। शी इज़ वेरी वोकल, अपना वर्डिक्ट रख रही हैं, अपनी स्टेटमेंट सामने रख रही हैं, और जो बात है वो आगे पहुंचा रही है। और इस हवाले से भी जो ये इनिशिएटिव लिया गया है जंगली हयात बचाने के, जो सरगर्म दिखाई दे रही है शेरी रहमान साहिबा, आई थिंक मच अप्रिसिएशन फॉर हर कि उन्होंने इस मामले पर गौर व फिक्र किया है। खुशाइन बात है, क्योंकि हर कीमत पर इसको यकीनी बनाया जाए कि इन जानवरों को शिकार भी ना किया जाए, जो शिकारी हैं भी सेफ रहे, बिल्कुल, और इंसानी आबादियां, इंसान भी इन तमाम जानवरों से महफूज रहें। तो यहाँ पर जो एक जोन क्रिएट कर दिया गया है लेपर्ड रिजर्वेशन पार्क जिसको कहा जा रहा है, उसके हवाले से काम यहाँ पर काफ़ी किया जा रहा है। शेरी रहमान जंगली हयात बचाने के लिए काफ़ी एक्टिव भी दिखाई दे रही हैं, इसलिए वो खुद यहाँ पर पहुंची हैं और लोग काफी एक्साइटेड हैं, खासतौर पे लेपर्ड्स का सुन के। बच्चों को आपको पता बड़ा होता है, लेकिन जो तेंदुआ है वो बहुत तेज तरीन और बड़ा खतरनाक जानवर है। सो उस हवाले से ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। अच्छा प्रोग्राम में अब हम बढ़ते हैं आगे और बढ़ेंगे आज की अनवार, चूंकि प्रोग्राम का टाइम अब खत्म हो रहा है, तो आज के जो वायरल वीडियो है जिसने बहुत ही चर्चा की ऑन सोशल मीडिया, बहुत धूम मचाई, लेकिन बिल्कुल भी धूम मचाने वाली वीडियो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी धूम धड़का हो रहा था, यानी कि शादी हो रही थी और शादी के हॉल में या गालिबन शादी वाले वेन्यू में ये जो बैल है जनाब, सब कुछ तहस नहस कर दिया। जो खाने की मेजें थी मिली हमें उसके बाद क्या वो उल्टा दी। ये इंडिया की वीडियो है जहां पर ये बिन बुलाया मेहमान था जो शादी में पहुंच गया और शादी उनकी खराब कर दी। बड़ा मुश्किल हुआ इसको, होती है वो बड़ी खतरनाक चोट तस्वीर की जाती है, वो बहुत ही तेज और डेंजरस किस्म के सींग हैं। आई होप कि अंदर तमाम लोग सेफ रहे हो, बच्चे होते हैं, दूल्हा दुल्हन, शादी का फंक्शन होता है, बड़े अरमानों से मची होगी कि लोग एंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने बैल की एंट्री देखी एक तरफ से, जो कि चीजों को उठा उठा के इधर उधर फेंक रहा है, खाने की मेज गिराई है। अच्छा, और अनवार कभी कुछ इस तरह की अगर हैपनिंग हो जाए तो लोगों में एक वैसे भी जरा सनसनी और एक वो भगदड़ मच जाती है, और जब भगदड़ मच जाती है तो खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो तो हमने बाहर की दिखाई, आपको अंदर खुदा ना खास्ता क्या हुआ वी डोंट नो। आई होप कि सब लोग फाइनली इसको पकड़ लिया इंतजामिया ने और सेफ एंड साउंडली सब लोग वहां पर महफूज रहे हैं। काफी वायरल हुई है, मिलियंस इस पर व्यूज हैं। इस तरह की वीडियोस को लोग
बहुत ज्यादा बहरहाल प्रोग्राम का हमारा टाइम खत्म हो रहा है। हैव अ ग्रेट डे। कल होगी आपसे मुलाकात। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।